हे सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज जो है बहुत ब्यूटीफुल सा क्लास होने वाला है हमारे BNSS का, जो कि हम लोगों ने क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर देख रहे हैं। एक बार चैप्टर आपको टॉपिक दिखा देता हूँ फटाफट, सो दैट आप लोग को पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। क्या कर रहे हैं? क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। क्राइम कर रहे हैं एंड उसके प्रोसीजर को भी जान रहे हैं। सर हम लोग क्राइम कर रहे हैं क्या? क्राइम कर नहीं रहे, क्राइम कर रहे हैं हम लोग। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तक तो बहुत कुछ सीख चुके हो तुम लोग। आज हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट के कुछ इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स का मतलब क्या होता है भैया? इनहेरेंट पावर्स का मतलब क्या होता है? जन्म से इसमें ये पावर है ही, किसी को बताना नहीं पड़ता, किसी को जानना नहीं पड़ता, किसी को परमिशन नहीं देना पड़ता। इसके अंदर है ये पावर इनहेरेंट, ये इसके अंदर ये पावर समाया हुआ है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल तेरे को मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। तुम्हारे घर में अगर कोई सिबलिंग्स है तो तुमको पता होगा कि कुछ सिबलिंग्स जो है ना, उनके अंदर एक पावर होता है। कोई सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कोई सिबलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा सोते हैं, कोई सिबलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोई सिबलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। तो इनका इनहेरेंट पावर्स होता है, जन्म से वो पावर उनके अंदर रहता है। तो उसी प्रकार का इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट का। कौन से वो पावर्स है वही हम लोग जानने वाले हैं आज। The High Court has special inherent powers to make order necessary to give effect to any order under BNSS, prevent abuse of the process of any court, secure the end of justice. तो ये तीन प्रकार के पावर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। नॉर्मली तुमको समझा देता हूँ ये है क्या। सबसे पहले तो गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द BNSS। BNSS में भारतीय, बताओ क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसमें जो भी ऑर्डर लिखा है उसको इफेक्ट देने के लिए, उसको लागू करने के लिए जो है ये हाई कोर्ट काम कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। हाई कोर्ट को लग रहा है कि किसी कोर्ट में जो उसका प्रोसेस चल रहा है, कोई भी पकड़ लो ट्रायल चल रहा है, कोई भी पकड़ लो कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, उसमें वो प्रोसेस जो है वो कोर्ट में जो भी चल रहा है वो सही प्रकार से हो नहीं रहा है, तो अब्यूज हो रहा है उस प्रोसेस का। तो कोर्ट किसी प्रकार का ऑर्डर देके उस अब्यूसिव प्रोसेस को रोक सकता है, ठीक है। जो सही नहीं है उसको रोक सकता है कौन? हाई कोर्ट। पकड़ ले हाई कोर्ट के जो छोटे कोर्ट्स है उसके नीचे जो कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पकड़ ले, वहां पे कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है जो सही नहीं है, किसी प्रकार का गड़बड़ चल रहा है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर देके उसको बंद करवा सकता है। कह सकता है कि भैया इसको बंद करवाओ, हम देखेंगे मैटर, तुम रहने दो, डिस्ट्रिक्ट वाले जज तुम रहने दो। इस प्रकार के ऑर्डर दे सकता है, प्रिवेंट कर सकता है अब्यूज होना। किसका अब्यूज सर हो रहा है? प्रोसेस का। प्रोसीडिंग जो होता है ना कोर्ट में, उसका अब्यूज जो है होना रोक सकता है कौन? हाई कोर्ट। उसके बाद है सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। देखो हाई कोर्ट का जन्म हुआ क्या है, किस लिए हुआ है? सिंपल बात यह है कि हाई कोर्ट का जन्म हुआ है जस्टिस के लिए, जस्टिस डिलीवरेंस के लिए हाई कोर्ट जो है वो जन्मा है। तो वो देखता है लोअर वाले कोर्ट्स जो है ना, वो अगर कोई भी किसी प्रकार का जजमेंट पास कर दिया, हाई कोर्ट को पसंद नहीं आया, हाई कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हाई कोर्ट अपने आप जो है वो उस मैटर को अपने हाथ में लेकर एंड जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट दे सकता है। सुओ मोटो कर सकता है सर, सुओ मोटो। सुओ मोटो सर गाली दे रहे हो क्या? मोटो मोटो बोल रहे हो हमको? नहीं भाई, सुओ मोटो का मतलब होता है खुद के मर्जी से। अब देखो भाई, दिस पावर्स आर वाइड, ठीक है, बट यूज्ड स्पेरिंगली एंड विथ कॉशन। मतलब देखो, विथ कॉशन मतलब एकदम प्रॉपर जो है ध्यान में रखते हुए इन पावर्स का यूज होता है, ठीक है, और हर जगह पे यूज नहीं होता। समझ में आ रहा है? स्पेयरिंगली, हर जगह पे यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो हाई कोर्ट का अपना तो भैया बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तुम्हारे लोअर कोर्ट जो भी डिसीजन पास कर रहा है, तुम भैया उसका डिसीजन जो है उसको स्क्वॉश कर रहे हो, उसको डिसीजन को कैंसिल कर रहे हो, प्रोसीडिंग को अपने अंदर ले रहे हो। तो ऐसा ना करो। जब भी तुमको रिक्वायरमेंट पड़े, मतलब ऐसे अनयूजुअल सिचुएशंस तुमको लगे कि भैया यहाँ पे करना चाहिए, तो वहां पे वो पावर यूज करो। बहुत सोच समझ के वो पावर यूज करना भैया, ये याद रखियो। ये हो चुका है। दिस पावर्स आर वाइड बट यूज्ड स्पेरिंगली एंड विद कॉशन। लिमिटेशंस क्या रहेगा? लिमिटेशंस ये है, और ये लिमिटेशंस डिस्कस हुआ है इन द केस ऑफ मधु लिमये वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। नॉट यूज इन स्पेसिफिक रेमेडी एग्जिस्ट इन द BNSS। BNSS में अगर कोई रेमेडी लिखा है, ठीक है, नॉट यूज्ड इफ अ स्पेसिफिक
रेमेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बीएनएसएस में। बीएनएसएस में कोई पर्टिकुलर रेमेडी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी चीज का, किसी भी प्रोसीडिंग का, कोई भी चीज गलत हो रहा है उसके लिए अलग से रेमेडी लिखा है बीएनएसएस में, तो हाई कोर्ट अपने अंदर क्यों लेगा? फिर है यूज स्पेरिंगली ओनली फॉर प्रिवेंटिव अब्यूजिव ऑफ प्रोसेस ऑफ और सिक्योरिंग जस्टिस। स्पेरिंगली मतलब समझ में आ रहा है ना कि हर डिसीजन को वो देखने नहीं जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो हर चीज को देखने नहीं जाएगा, सिर्फ उसको तब लग रहा है कि जब उसको लग रहा है कि जस्टिस जो है वो हो नहीं रहा है, अब्यूज हो रहा है प्रोसेस को, तब जाके वो आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये लिमिटेशंस है ना, ये उनके पास पावर तो है, पावर तो है भाई मेरे, इनहेरिट पावर्स तो है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी तो है। बीएनएसएस में ऑलरेडी लिखा है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा वैसा करना है, तो हाईकोर्ट अपना पावर ऑटोमेटिकली यूज कैसे करेगा? बीएनएसएस में तो लिखा है, तो वो फॉलो करो। समझ में आ रहा है ना? ये लिमिटेशंस है कुछ। और स्पेयरिंगली वगैरह कॉशन से यूज करना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तुम यूज करते रहो। स्पेयर करके यूज करना है, स्पेयर करके यूज करना मतलब हर केस में यूज नहीं करना है, जब तुमको लगे कि अब यूज हो रहा है तभी। तो सिंपल बात, ये पावर तो है, इनहेरेंट पावर तो है, मतलब मन मर्जी तुम यूज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये लिमिटेशंस है कुछ अब तुम्हारे पावर्स के, हाई कोर्ट को बताया जा रहा है भाई मेरे। नॉट यूज अगेंस्ट एन एक्सप्रेसिव बार इन द लॉ। एक्सप्रेस बार के बारे में याद रखना, एक्सप्रेस बार का मतलब होता है एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिट लगाना, प्रोहिबिशन लगाना। लिख लो भाई, इसका मतलब क्या होता है सर, समझाओ ना इंग्लिश में। एक्सप्रेसली प्रोहिबिट करना, लॉ में प्रोहिबिशन लिखा है, पकड़ ले लॉ में कुछ भी लिखा है ऐसा, ठीक है, जहां पे एक्सप्रेसली लॉ कह रहा है कि ये मना है, लॉ कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कोई भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, नॉट यूज्ड अगेंस्ट दोस रिस्ट्रिक्शंस या फिर नॉट यूज्ड अगेंस्ट दोस प्रोहिबिशन। लॉ में किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन है या फिर प्रोहिबिशन है, तो उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट जो है ना वो डिसीजन नहीं सुनाता या फिर हाईकोर्ट अपने पावर्स को यूज नहीं करता, ठीक है? उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट अपने पावर्स को यूज नहीं करता, लेकिन तथ्य बात मतलब जो एकदम ट्रुथ वो है कि हाईकोर्ट यूज करता है वो पावर्स। लॉ में अगर कोई चीज रिस्ट्रिक्टेड है ना, हाईकोर्ट उसके अगेंस्ट में जाके भी यूज कर सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, इस बात का याद रखना, एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन लिमिटेशन यह है कि नॉर्मली लॉ में अगर कोई भी चीज मना किया गया है तो उसके अगेंस्ट में जाके हाई कोर्ट अपने पावर्स यूज नहीं करता। तो ये 3 लिमिटेशंस यहां पे हम लोगों ने देख रखा है। अब जो हम लोग देखने वाले वो है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अरेस्ट कैसे होता है, कोई किसी भी इंसान का अरेस्ट कैसे होता है? एप्रीहेंशन और रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन्स लिबर्टी बाय लीगल अथॉरिटी, उसको कहा जाता है अरेस्ट। अब जो ये वर्ड है ना एप्रीहेंशन, ये एक प्रकार का ऑल्टरनेट वर्ड के हिसाब से हम लोग सिनोनियम्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं फॉर द वर्ड ऑफ अरेस्ट। इसका और एक नाम भी है, तुम कह सकते हो सीज करना, सीजर करना, उसका मतलब होता है एप्रीहेंशन, ठीक है? अरेस्ट जो है वो क्या है? अरेस्ट मतलब सीज करना या फिर एप्रीहेंड करना, एप्रीहेंशन करना या फिर रिस्ट्रेन करना, किसी को रोकना। क्या रोकना? स्पेसिफिकली किसी भी इंसान के लिबर्टी को रोकना। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, लिबर्टी मतलब अपने हिसाब से कोई भी चीज वो करना, उसके ऊपर तुम रोक लगा रहे हो, मतलब अरेस्ट कर रहे हो। अरेस्ट बहुत टाइप के हो सकते हैं भाई मेरे। एक तो अरेस्ट तुमको मैं बताऊं, हाउस अरेस्ट हो सकता है, मतलब घर से निकल नहीं सकते तुम, इस प्रकार का अरेस्ट होता है। दूसरा अरेस्ट होता है तुमको जेल में अरेस्ट कर ले, जेल में लेकर बंद कर दे, वो एक प्रकार का अरेस्ट हो सकता है। वहां पे तो तुम्हारे पूरा जो फ्रीडम है उसको छीन लेना, समझ में आ रहा है? तुम्हारा पूरे लिबर्टी को छीन लेना, तुम यहाँ वहां मन मर्जी कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो किसी भी इंसान के लिबर्टी को अगर तुम छीन रहे हो बाय यूजिंग लीगल अथॉरिटी, उसको कहा जाता है अरेस्ट करना। अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, क्या हो सकता है? आंसर यस, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ वारंट इफ पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस तुमको मैंने समझाया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब बहुत सीरियस मैटर। कोई भी केस जहां पे बेल तुमको नहीं मिलता तो वो तो बहुत सीरियस मैटर होता है ना। अब बेल मिलेगा नहीं मिलेगा वो जज डिसाइड करेगा कोर्ट का, समझ में आ रहा है? लेकिन एक दो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो मर्डर केसेस में बेल नहीं मिलता काफी बार, ठीक है? लेकिन अगर हाँ जज जो है अगेन कंप्लीटली अगर पूरा क्लियरली दिख रहा है, वीडियो एविडेंसेस है कि तुमने ही मर्डर किया है, तो तुमको तो हम लोग बेल नहीं दे सकते। लेकिन सामूहिक तुमने मर्डर कर दिया सबके सामने तो तुमको बेल नहीं मिलता।
लेकिन अगर तुमको सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो इल्ज़ाम के ऊपर तुमको कैसे हम लोग जो है बेल ना दे, समझ में आ रहा है ना, उसको तो कोर्ट में प्रूव होना होगा, इसलिए बेल मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। पकड़ लो तू टेररिस्ट है, अगर तू टेररिस्ट है तो तेरे को छोड़ेगा कैसे, छोड़ नहीं सकते हम, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो है ना विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। और विदाउट वारंट मतलब सीरियस मैटर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है, सस्पिशियस एक्टिविटी तुम कर रहे हो, सस्पिशियस हो गए हैं कौन, पुलिस ऑफिसर्स, इसलिए वो आके तुमको पकड़ के लेकर चले गए। एग्जिस्ट ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तुम किए हो, ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला हो, रीजनेबल सस्पिशियस जो है तुम्हारे पुलिस ऑफिसर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तुमको वो लोग अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं, उनको डाउट लग रहा है कि तू टेररिस्ट है, समझ में आ रहा है। पनिशेबल 7 साल एंड अरेस्ट इज नेसेसरी हो जाता है अरेस्ट, एंड अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, और ऑफेंस ना हो इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो तुम देख रहे हो वेस्ट बंगाल में जो दंगा फसाद हो रहा है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरेस्ट होता क्यों है सो दैट फर्दर ऑफेंस, फर्दर डैमेज ना हो, फर्दर ऑफेंस ना हो, फर्दर क्राइम्स ना हो। इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंट टैम्परिंग विद एविडेंसेस, प्रिवेंट थ्रेट्स टू विटनेस और इंश्योर कोर्ट अपीयरेंसेस। ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इफ अरेस्टिंग एंड रिकॉर्ड रीजंस इफ नॉट अरेस्टिंग। अगर अरेस्ट कर रहे हो तब भी तुमको रीजन मेंशन करना है, अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हो तब भी आपको रीजन मेंशन करना है। मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इफ अरेस्टिंग एंड इफ नॉट अरेस्टिंग देन ऑल्सो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजन कि क्यों तुम अरेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर क्यों तुमने अरेस्ट किया है, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? और तुम कंप्लेंट मिला है ना, तो फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, वो प्रिवेंट करेगा टैम्परिंग विद एविडेंसेस, वो तुम्हारे घर पे जाके तलाशी करेगा सो दैट तुम एविडेंसेस जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो मिटाना दो, टैम्पर ना करो एविडेंस के साथ। प्रिवेंट थ्रेट्स टू विटनेसेस को थ्रेट ना पहुंचे, ये पुलिस ऑफिसर जो है वही मेक श्योर करता है कि विटनेस को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। प्रिवेंट थ्रेट टू विटनेस एंड इंश्योर कोर्ट अपीयरेंसेस, एंड इंश्योर करेगी कोर्ट में तुम जरूर आओ, विटनेस भी आए, ठीक है। एंड तुम तो पेश किए जाओगे डेफिनेटली, एंड विटनेसेस भी जो है उनका ध्यान रखने का ख्याल पुलिस ऑफिसर का ही होता है, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद। फिर रीजनेबल कंप्लेंट मिला है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशियस है, एग्जिस्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिश तो देख लिए, पर्सन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तब भी तुम्हारा अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब बार बार तुम ऑफेंड करते हो, ठीक है। पोजेशन ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी, तुमने कोई प्रॉपर्टी स्टोल कर लिया, मतलब स्टील कर लिया, सॉरी रॉन्ग ग्रामर, स्टील कर लिया तुमने, तो स्टोलन हो गया वो प्रॉपर्टी, तो तुमने कोई भी चीज स्टील किया है तुमको अरेस्ट कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तुम पकड़ ले पुलिस ऑफिसर चौराहे पे खड़े थे और तुम बाइक चला के अपने हार्ली डेविडसन चला के सीधा जाके फुल स्पीड में उसके सामने जाके सर के ऊपर टपली मार के निकल गए फॉर एग्जाम्पल, तो तुम अपने पुलिस ऑफिसर को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस, ठीक है, पुलिस का ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। या फिर तुम कस्टडी से एस्केप करने का तुमने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को टपली बजा के चले गए, तुम पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो उसकी ड्यूटी करने से, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कस्टडी में थे तुम, लेकिन कस्टडी से तुम एस्केप कर गए। समझ में आ रहा है ये सारा चीज? उसके बाद आता है सस्पेक्टेड डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। डेजर्टर मतलब वो नहीं होता जो रेगिस्तान में घूमता है, वो वाला डेजर्टर नहीं। डेजर्टर यहाँ पे ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, जिनके पास बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह रहते हैं, वो भाग जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस छोड़ के, अंडरस्टूड, भाग जाते हैं विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है, ऐसे ही भाग जाते हैं। एक दिन अचानक से गायब, कैप्टन राठौर वो अचानक से गायब हो गए, तो वो उनको कहा जाता है डेजर्टर। वो माना जाता है कि वो भागते कहाँ पे पता है, वो माना जाता है ये है कि जो डेजर्टर्स होते हैं ना, ये बिक जाते हैं दूसरे कंट्री के लिए, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, तो इनको पकड़ के लेकर जाते हैं हम लोग, फिर तो उनको अरेस्ट हो सकता है उनका। फिर है concerned in an act committed outside India which is offense in India and liable for
एक्स्ट्राडिक्शन, तुमने इंडिया के बाहर, देखो कंसर्न्ड इन एन एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कंसर्न इन एन एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज एन ऑफेंस इन इंडिया, इसका मतलब ये होता है कि तुमने कोई काम किया है बाहर देश में, तुमने, सुनो अच्छे से, कंसर्न इन एन एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर तुमने कोई एक्ट जो है वो किया है, लेकिन इट कंसर्न्स एज एन ऑफेंस इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो लोग क्या करते हैं ना, इंडिया में ऑफेंस करके ना बाहर भाग जाते हैं, या फिर बाहर बैठे बैठे, आउट ऑफ द कंट्री बैठे बैठे वो इंडिया का बैंक जो है वो लूट लेते हैं, ठीक है, अपने नाम जो है पैसा वैसा करके निकल जाते हैं दूसरे कंट्री। और निकल जाते मतलब क्या, वो क्या बाद में निकलते, पहले निकल जाते हैं, बाद में पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है, कर लिए पूरा कंप्लीट स्कैम कर लिए, उसके बाद वो लोग निकल गए। तो कंसर्न एन एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर बैठ के भी तुम अगर कोई एक्ट कर रहे हो, बाहर बैठ के जो ऑफेंस है इंडिया में, इंडिया के लिए वो ऑफेंस है, तो तुम लायबल हो फॉर एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है। एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है सर, बाहर से तुमको इंडिया में लाने के लिए तुम लायबल हो कंप्लीटली। एक्सट्रैक्शन कितने लोगों ने देखा है? एक्सट्रैक्शन बांग्लादेश का जो वर्जन था, अब बढ़िया था भाई, मेरे बवाल था एकदम। रणदीप हुड्डा आई थिंक हिज नेम, जो पार्ट ऑफ द स्टोरी था, ठीक है। सो इट वाज रियली रियली नाइस। तो वो एक्सट्रैक्शन एक्स्ट्राडिक्शन दोनों अलग है। एक्स्ट्राडिक्शन इज इन अ टाइप, हम लोग कह सकते हैं कि लीगली तुमको वहां से लेकर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन तो भैया लीगल फीगल कुछ नहीं होता, वो जाके लेकर आना पड़ता है तुमको, ठीक है। फिर है रिलीज्ड कॉन्विक्ट ब्रीचिंग रूल्स। पहले तो तुम कॉन्विक्ट थे किसी भी क्राइम के लिए, तुमको रिहा कर दिया गया है, लेकिन तुम रूल्स ब्रेक कर रहे हो, फिर से तुमको लेकर आ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट रिक्विजिशन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया किसी के अरेस्ट के लिए, समझे। एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कह रहा है कि सर जी आप ना इसको अरेस्ट कर लो, आपके लोकेशन में है वो बंदा, आप उसको अरेस्ट कर लो। समझ में आ रहा है? अरेस्ट रिक्विजिशन क्या बताओ, एक प्रकार का ना लीगल रिक्वेस्ट होता है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, या फिर डिमांड कह सकते हो। एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कह रहे, पकड़ ले, महाराष्ट्र का पुलिस ऑफिसर कलकत्ता के पुलिस ऑफिसर को कह रहे हो कि सर जी आपके वहां पे ना एक बंदा ऐसा ऐसा नाम का बंदा है, वो आया है, बहुत एक ऑफेंडर है, आप उसको पकड़ लीजिए। तो अरेस्ट रिक्वेशन रिसीव फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। यहाँ में बैठ के तुम जम्मू एंड कश्मीर में बैठ के कह सकते हो कि यहाँ में बैठ के, फॉर एग्जाम्पल तुम महाराष्ट्र में बैठ के तुम जम्मू एंड कश्मीर में फ़ोन लगा के कह सकते हो कि सर जी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ऐसा ऐसा एक बंदा आया है, तुम आपके वहाँ पे आप लोग प्लीज़ सर्च जो है वो चालू कीजिए एंड देन अरेस्ट कीजिए उनको, अगर अरेस्ट हो जाए तो हमको बता दियो। तो एक ने दूसरे को क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्विजिशन, समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है ये। रिक्विजिशन का मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, डिमांड भी कह सकते हो इन अ डिफरेंट वर्ड। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर अरेस्ट करो, समझ में आ रहा है। तो ये सारे रीजंस बन सकते हैं तुम्हारे अरेस्ट के लिए विदाउट एनी वारंट। याद रखियो, क्या विदाउट एनी वारंट देखा है हम लोगों ने, विदाउट एनी वारंट। इन सारे सिचुएशन में आपका वारंट नहीं लगता, सीधा हम लोग आपको पकड़ेंगे। कुछ न्यू कंडीशंस है बीएनएसएस में। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ लेस देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, प्रायर परमिशन फ्रॉम DYSP rank officer needed to arrest if the person is infirm or over 60 years old. Infirm मतलब सर, अच्छा infirm मतलब समझने से पहले तुम ये समझो कि ऊपर में बताया गया है। ऊपर में क्या बताया गया है बताओ? हाजी, कोई भी अगर तुमने ऑफेंस किया जिसके कारणवश तुमको सजा हो सकता है 3 साल के नीचे के लिए, 3 साल से कम तुमको सजा हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 साल से कम तुमको सजा हो सकता है, ऐसा कुछ अगर तुमने ऑफेंस किया है तो तुमको अरेस्ट करने के लिए, सुनो अच्छे से, तुमको अरेस्ट करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए होगा फ्रॉम DYSP रैंक, ठीक है, जो हम लोग DSP कहते हैं। DSP रैंक के ऑफिसर से तुमको परमिशन लेना होगा, फिर जाके तुमको अरेस्ट करना है उनको। अब सुनो एक चीज, नीडेड टू अरेस्ट,
अगर वो इंसान इनफर्म है, इनफर्म का मतलब वीक है, या फिर इनफर्म का मतलब क्या है सर? इनफर्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा वीक। क्या है? वीक। अब ये वीक किस कारणवश? इलनेस के वजह से भी हो सकता है। ठीक है भाई मेरे, इसका इसलिए वहां पे लिखा है इनफर्म। सर वीक लिख देते ना, तो वीक लिख देते तो तुम तो इंटरप्रेट कर लेते। लॉ मेकर्स का जो एक्चुअल क्या था बताओ ना, एक्चुअल पोजीशन है, उनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई कैसे होता भाई मेरे? इतना इजी लैंग्वेज वो लोग लिखेंगे नहीं, लिखेंगे इनफर्म और अदर 60 years ओल्ड और ओवर 60 years ओल्ड, मतलब 60 साल के ऊपर के हैं, या फिर इल है, वीक है। समझ में आ रहा है? इनफर्म है तो प्रायर परमिशन फ्रॉम डीएसपी से लेना होगा, डीएसपी रैंक ऑफिसर से लेके उसके बाद तुमको अरेस्ट कर सकते हो। 3 कंडीशन है इस प्रकार के अरेस्ट का, मतलब पकड़ लो 3 साल के नीचे का अगर पनिशमेंट होगा, ऐसा वाला क्राइम तुमने किया है, ऐसा वाला ऑफेंस तुमने किया है, और उसी के साथ साथ तुम 60 साल के ऊपर के हो, ओल्ड एज वाले बंदे हो। सर 60 साल के ऊपर ओल्ड एज हो जाते हैं क्या? नहीं होते तो नहीं वैसे, लेकिन यार 30 के बाद उम्र कैसे निकल जाता है कोई पता नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया होता है। अच्छा वैसे भी 60 years के ऊपर थोड़े बहुत बुढ़े हो जाते हो आप, तो 60 years प्लस अगर हो रहा है आपका, तो आप बताओ क्या, बताओ ना। 60 years प्लस अगर हो रहे हो आप, या फिर आप वीक हो, इल हो, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम 3 साल के कम का सजा तुमको मिलने वाला है, तो आपका अरेस्ट हो सकता है, लेकिन डीएसपी रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद हो सकता है। कोई भी छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर आके तुमको अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन। उसके बाद देखो, कोई भी ऑफेंस तुमने किया है, इफ अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, नोटिस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट। इफ अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑफेंसेस जो पनिशेबल है लेस देन 7 years, police shall issue a notice directing the person to appear. If the person complies, they should not be arrested unless reasons are recorded. Failure to comply can lead to arrest. मतलब यह कि तुमने ऐसा कुछ क्राइम किया, ऐसा कुछ तुमने ऑफेंस किया है जिसके कारणवश तुमको सजा हो सकता है 7 साल के कम का सजा, 7 साल के नीचे का सजा तुमको हो सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल का सजा तुमको हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा पब्लिकली जाकर अरेस्ट नहीं करते, उसको इन्फॉर्म करते हैं, नोटिफाई करते हैं, इशू करते हैं नोटिस कि भैया तुम आ जाओ, शैल इशू अ नोटिस, पुलिस शैल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर। अगर तुम अपीयर नहीं हो रहे हो तो तब जाके हम अरेस्ट करेंगे तुमको, ठीक। अनलेस, अच्छा देखो, कैन लीड टू अरेस्ट, फेलियर टू कंप्लाई, अगर तुम फेलियर कर रहे हो कंप्लाई करने में तो तुमको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और पकड़ ले, उन्होंने नोटिस जारी किया, फिर भी तुम आ रहे थे, लेकिन वो आते, तुम आते आते वो लोग आ गए तुमको लेने के लिए। इफ द पर्सन कंप्लाइज दे शेल नॉट बी अरेस्टेड अनलेस रीजंस आर रिकॉर्डेड। कर सकते, अरेस्ट तो वैसे भी हो ही सकता है, रीजन लिख देना कि पर्सन ने सब कुछ कंप्लाई किया लेकिन फिर भी आपने अरेस्ट किया, लेकिन क्यों किया? उसने सब कुछ कंप्लाई किया लेकिन फिर भी आपने अरेस्ट किया, क्यों? वो रीजन लिख देना एक बार, ठीक है। नोटिस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट। इफ अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर लेस देन 7 years, इस बात का याद रखियो। सर सेक्शन नंबर याद करने, सेक्शन में करा नहीं रहा हूं यहाँ पे, क्यों नहीं कराऊं? तुम याद नहीं कर पाओगे, तुमको लॉयर नहीं बनना है, तुमको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो तुम ये सेक्शंस याद मत करो, तुमको याद करना है कंपनी लॉ वाले सेक्शंस को बहुत अच्छे से। यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शन सब इग्नोर मारो, सिर्फ तुमको याद रखना है तुम्हारे कंसेप्ट को, ठीक है। नोटिस क्या हो सकता है अरेस्ट के लिए? हाँ हो सकता है अरेस्ट के लिए, बीएनएसएस के अंदर नया प्रोविजन है, नोटिस दे सकते हो तुम अरेस्ट के लिए, वो खुद चल के आएंगे, ठीक है। क्या वो आने से पहले तुम भी जाके अरेस्ट कर सकते हो? आंसर है यस। रीजन लिख लेना, उन्होंने सब कुछ कंप्लाई किया लेकिन फिर भी तुम्हारे आके पब्लिकली उनको जिप्सी में बिठा के लेकर आ रहे हो। समझ में आ रहा ना? तो वो सारा चीज। फिर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, कैसे अरेस्ट होता है? पुलिस ऑफिसर मस्ट वेयर क्लियर आइडेंटिफिकेशन कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, फैमिली मेंबर्स और रिस्पेक्टेबल लोकल। मतलब ये है, वो आएगा तुमको अरेस्ट करने के लिए, तो तुम्हारा जो अरेस्ट हुआ है ना, इसका साइन ले लेगा। किससे? किसी एक विटनेस से। विटनेस कौन हो सकता है?
तुम्हारे मम्मी पापा हो सकते हैं जो रो रो के साइन करेगा, ठीक है, रो रो के साइन करेगा फैमिली मेम्बर, और रिस्पेक्टेबल लोकल कोई बंदा है, ठीक है, लोकल कोई बंदा है, तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स नहीं है, लोकल कोई तुम्हारा घर मालिक, फॉर एग्जांपल तुम रेंट पे रहते हो, तुम्हारा घर मालिक हो जाए या फिर कोई भी रिस्पेक्टेबल बंदा, लोकल बंदा जो है वहाँ का, वो साइन कर सकता है कि हाँ ठीक है इसका अरेस्ट तुम लोग कर रहे हो, ये मैं गवाह हूँ, मैं देखा है मैंने उसको अरेस्ट होते हुए। काउंटर साइंड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब बाय द अरेस्टेड पर्सन, मतलब जो जिसको अरेस्ट कर रहे हो तुम उस वो भी साइन करेगा, वो भी साइन करेगा। समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा अरेस्ट हो रहा है, समझे? सर ये सब तो मूवी में नहीं दिखाते, तो मूवी में तो आधा झूठ दिखाते हैं। मूवी में तो ये भी दिखाता है कि दया जो है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है, और अंदर चले जाने के साथ ही साथ वो क्या करता है, वो एक ऐसे पेपर खोल के दिखाता है कि ये है तुम्हारा अरेस्ट वारंट, मुंह के सामने मारता है अरेस्ट वारंट। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, अरेस्ट वारंट जो है ना वो खोल के नहीं दे सकता कभी भी ऑफिसर। अरेस्ट वारंट जो है वो हमेशा एक एनवेलप में रहेगा, ठीक है, और वो एनवेलप जो है ना वो सील्ड रहेगा, वो सील्ड करेगा कोई मैजिस्ट्रेट, सील करके भेजेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे पेपर निकाल के जेरोक्स कॉपी मुंह के ऊपर मार देना, ये सब कुछ नहीं होता, सब फेक दिखाता है। फिर देखो, इन्फॉर्म द अरेस्ट पर्सन ऑफ देयर राइट टू हैव रिलेटिव फ्रेंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है, अनलेस द विटनेस इज अ फैमिली मेंबर। मतलब सिंपल चीज ये है कि तुम अगर अरेस्ट हो चुके हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने मम्मी पापा दोस्त भाई सबको बता दो, सो दैट वो लोग आके तुमको बचा पाए। अनलेस कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी है एज अ विटनेस, वो फैमिली मेंबर ऑलरेडी हैज अ विटनेस, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम घर से तुम्हारे बिस्तर से तुमको लेकर जा रहे हैं, समझ में, मम्मी पापा देख रहे हैं आपको। फिर राइट टू मीट एडवोकेट, तुम्हारा पूरा राइट है अपने खुद का एडवोकेट चूज करने के लिए, ठीक है, ये तुम्हारा राइट है, अधिकार है। फिर अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, तुम अगर अपने नाम रेसिडेंस नहीं बता रहे हो तब भी तुम्हारा अरेस्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तुम अपना आइडेंटिफिकेशन छुपा रहे हो तब भी तुम्हारा अरेस्ट हो सकता है। फिर अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, इसका मतलब ये होता है कि पकड़ ले कोई ऐसा चीज, मॉल में पकड़ लो, कोई किसी का पर्स चुरा के दौड़ रहा है और कोई एक इंसान ने ऐसे मतलब उसको ना मार के गिरा दिया, गिरा के ना उसका हाथ पैर बांध दिया, क्योंकि वो चोर है, हाथ पैर बांध दिया जब तक कि ना पुलिस ऑफिसर्स आ जाए। तो ये क्या है, वो एक प्रकार का प्राइवेट अरेस्ट है ना, तुम प्राइवेट इंडिविजुअल हो, तुम नॉर्मल पब्लिक हो, तुमने जाके उसको पकड़ा, तो ये प्राइवेट अरेस्ट भी पॉसिबल है, ये कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। देखो, ये प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट समवन हु कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब देखो सिंपल चीज मैं बताता हूँ, ये लिखने के लिए तो ये सब है, लेकिन ये नॉर्मली हो सकता है। तुम्हारे कॉलोनी में पकड़ लो चोरी हुआ है, तो चोरी का जो काम है वो नॉन बेलेबल है क्या? चोरी हुआ है, छोटा मोटा पिटी क्राइम है, ये नॉन बेलेबल है क्या? बेलेबल है ना, बेलेबल है। तुम फिर भी उसको पकड़ते हो कि नहीं, या फिर छोड़ देते हो, पुलिस आने के लिए वेट करते हो कि वो आके पकड़ेंगे, पकड़ते हो ना? तो ये पकड़ना, चोर को पकड़ना, ये सब होता है प्राइवेट अरेस्ट, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे नियम के हिसाब से लिखा ये है कि अगर वो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, वो किसी को मर्डर करके भाग रहा है तब जाके तुम उसको पकड़ना, लेकिन चोरी करने वाला जो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल छोटा मोटा, उसको भी तो पकड़ते ही हो, वो भी लीगल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बड़ा चढ़ा के बोल रहे कि नॉन बेलेबल क्राइम अगर हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो रहा है तो प्राइवेट अरेस्ट कर लियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मली होता है ये है कि प्राइवेट अरेस्ट अलाउड है, सिंपल चीज ये है कि प्राइवेट अरेस्ट अलाउड है। तुम देख रहे हो कोई क्राइम कर रहा है, तुम उसको पकड़ के बांध के रख सकते हो, सिंपल चीज वो है। अरेस्ट समवन हु कमिट्स अ ऑफेंस लिख सकते हो, लेकिन लिखने के लिए एग्जामिनेशन में तुमको याद रखना है, ये तुमको लिखना है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखना है, एग्जामिनेशन में ये लिखना है। बाकी बाहर का जो एक्चुअल ज्ञान है वो अपने पास रखना। लिखना यही है कि अब प्राइवेट पर्सन वो अरेस्ट कर सकता है अगर वो कमिट किया, जिसको अरेस्ट कर रहा है, वो जिसको मार के गिरा के रस्सी से बांध रहा है, वो अगर किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, तब जाके वो हो सकता है, ठीक है। या फिर वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब जाना पहचाना ऑफेंडर, जाना पहचाना क्रिमिनल पकड़ ले। समझ में आ रहा है ना ये सारा चीज? हाँ जी बताओ ना। बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखो, ये तो समझ में आ चुका है। फिर मस्ट हैव ऑर्डर मस्ट हैंड ओवर टू पुलिस विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को हैंड ओवर कर दियो।
फिर अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, ये बहुत बढ़िया। मैजिस्ट्रेट के सामने तुम कोर्ट में दंगा फसाद कर रहे हो, मैजिस्ट्रेट के सामने तुमने किसी पुलिस ऑफिसर को तमाचा मार दिया, मैजिस्ट्रेट के सामने तुमने कुछ, तो मैजिस्ट्रेट तुमको अरेस्ट करवा सकता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट तुमको अरेस्ट करवा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट खुद कह सकते हैं कि उस बंदे को लेकर आओ, उसको अरेस्ट करो, ऐसे कह सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैजिस्ट्रेट के सामने तुमने कोई ऑफेंस कर दिया तो मैजिस्ट्रेट कह सकता है। समझ में आ रहा है? मैजिस्ट्रेट कैन ऑफेंस फॉर एन ऑफेंस कमिटेड इन देयर प्रेजेंस विद देयर ज्यूरिसडिक्शन, उनके सामने अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट के लिए। हाउ अरेस्ट इज मेड, अब ये है कि अरेस्ट होते कैसे है। एक्चुअल टचिंग और कन्फाइनिंग द बॉडी अनलेस सबमिशन बाय वर्ड एंड एक्शन, इसका मतलब ये होता है कि अरेस्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले तुमको न्योता देंगे, बोलेंगे भैया आ जाओ, तुमको अरेस्ट करना है, लेकिन तुम सबमिट नहीं कर रहे हो, अपने आप को सबमिशन नहीं दे रहे हो, तुम सबमिसिव नहीं हो पा रहे हो। बात से बुलाकर एक्शन दिखा के तुमको बताया जा रहा है कि तुम अरेस्ट हो जाओ, लेकिन नहीं हो पा रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, कन्फाइन कर सकते हो बॉडी को, इस इंसान को हाथ पैर बांध के लेकर जा सकते हो, उसको, है ना, समझ में आ रहा है ना, उसको पकड़ सकते हो, तुम टच कर सकते हो, अरेस्ट ऐसे होता है। लेकिन अगर वीमेन का केस है ना, submission presumed on oral intimation, male officer not to touch unless female officer unavailable and circumstances require, मेल ऑफिसर टच नहीं करेगा किसी भी विमेन को अनलेस फीमेल ऑफिसर अनअवेलेबल है तो, एंड सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर। मतलब ये है, देखो अब तुम आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत चले जाना, तुम फिर सीधा चले जाओगे दुबई मॉल में। दुबई छोड़ दे यार, क्या क्या नाम था, लुलु मॉल या फिर क्या मॉल था, एक बहुत बड़ा मॉल है, या फिर हमारे कलकत्ता में कोई भी मॉल पकड़ ले, डायमंड प्लाजा, ठीक है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर गए तुम, ठीक है, वहाँ पर गए एंड वहाँ पर तुमने कोई ऐसा, वुमेन हो तुम, गर्ल हो तुम, ऐसा कोई एक्टिविटी किया जो बहुत ऑफेंसिव था। अब मेल पुलिस ऑफिसर्स आए, तुमको बोल रहे कि तुम अपने आप को सरेंडर करो, तुमको जेल लेकर जाना है या फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, जेल नहीं सॉरी, पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। तो वो कह रही है कि तुम मुझको अरेस्ट नहीं कर सकते, फीमेल ऑफिसर्स लेकर आओ। ये वो सही है, तुम कह सकते हो कि तुम हमको अरेस्ट नहीं कर सकते, फीमेल ऑफिसर लेकर आओ, वो हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन तुमने बना दिया है कि तुम हाथापाई कर रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर के देखता रहेगा फीमेल ऑफिसर आने के लिए, वो तुमको पकड़ेगा, बांध के लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन, ये अलाउड है। तो ऐसे मतलब आधा अधूरा ज्ञान लेके मत चले जाना कि हमको तो टच ही नहीं कर सकते कोई पुलिस ऑफिसर, कोई मेल पुलिस ऑफिसर, ऐसा नहीं है, टच कर सकता है, पकड़ के लेकर जा सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसा है तो एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा पुलिस ऑफिसर को जज के सामने कि तुमने उसको जो अरेस्ट किया क्यों किया, पुलिस तुम्हारे वुमेन जो है पुलिस ऑफिसर्स क्यों नहीं थे, फीमेल पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं थे, तो तुमको रीजन बताना होगा। अगर अनअवेलेबल थे तो अनअवेलेबल क्यों थे, आउट ऑफ स्टेशन थे या थे, ये था वो था, ये तुमको बताना होगा पुलिस जज को, है ना। पुलिस ऑफिसर भी अपना क्लैरिफिकेशन देगा कि इसलिए हमको पकड़ना पड़ा आपको, समझे। फिर सनसेट सनराइज बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है। अरेस्ट जनरली नॉट बिटवीन सनसेट एंड सनराइज विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम जेएमएफसी। इसका मतलब क्या होता है, सनसेट एंड सनराइज का मतलब क्या होता है बताओ। सनसेट एंड सनराइज का मतलब क्या होता है बताओ ना। कोई भी बंदा अगर जिसको कॉमन सेंस है वो बता सकता है, जो बहुत ज्यादा मूवी देखता है, हिंदी मूवी देखते हैं, वो बता सकते हैं, बताओ। हाँ जी बताओ ना। देख भाई मेरे, सिंपल चीज ये है, नियम कानून ये कहता है कि जो वुमेन ऑफिसर्स होते, मत सॉरी वुमेन ऑफेंडर्स होते हैं ना, वुमेन ऑफेंडर्स जिसको हम, अगर वुमेन को तुम अरेस्ट करने जा रहे हो तो उसको सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले, सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले, अगले 6 बजे के बाद एंड 6 AM से पहले तुम उसको अरेस्ट करके लेकर नहीं जा सकते। जनरली यही नियम है। छोटे मोटा क्राइम हुआ है, रात में 6 बजे के बाद तुम नहीं आ सकते, सुबह 6 बजे से पहले तुम नहीं आ सकते। 6 बजे नहीं होता एक्चुअली, 4 बजे ऐसा कुछ होता है टाइम, लेकिन सनसेट सनराइज ऐसा ही है क्योंकि अलग अलग एरिया का अलग अलग टाइम जोन होता है, ठीक है। तो सनसेट एंड सनराइज ऐसे तुमको याद रखना है कि सनसेट एंड सनराइज, सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले तुम लेकर नहीं जा सकते जनरली। लेकिन तुम भैया, तुम निकले बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंडर, तुम किसी को मार के निकल रहे हो, तो रात 2 बजे भी आ सकते तुमको पकड़ने के लिए, समझ में आ रहा है ना। भाग रहे हो तुमको आ सकते 2 बजे भी आ सकते पकड़ने के लिए। अच्छा ये है
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इस बात का याद रखना, विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तुमको अगर पकड़ना है ही उसको, तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का परमिशन ले लो, उसके बाद जाओ तुम। सनसेट के बाद जाओ, सनराइज से पहले जाओ। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मजिस्ट्रेट के परमिशन से बिना तुम किसी भी वुमेन को इस टाइम के दौरान, सनसेट के बाद एंड सनसेट से पहले, सनराइज से पहले तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। हैंडकफ्स का कुछ नियम है, याद रखना, ठीक है। हैंडकफ, पुलिस में यूज्ड हैंडकफ्स फॉर हैबिचुअल रिपीट ऑफेंडर्स, मतलब लोकल गुंडा जो बार बार अरेस्ट होता है, ठीक है, एस्केप करने का कोशिश कर रहा है वो, उनको भी, और दोस्त अक्यूज्ड ऑफ सीरियस स्पेसिफाइड क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हो, टेररिज्म, ड्रग्स वगैरह, मर्डर, रेप, एसिड अटैक एक्सेट्रा, इन केसेस में हैंडकफ्स लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी लोकल वोकल कुछ झगड़ा हो गया, किसी को थप्पड़ मार दे, तुम पुलिस ऑफिसर आके तुमको लेकर जा रहे क्योंकि तुमने थप्पड़ मार दिया, तो इसमें तुमको हैंडकफ्स वगैरह यूज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी के हिसाब से हैंडकफ्स यूज करते हैं। मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान अगर है तो हैंडकफ्स, अगर पकड़ लो मुकेश अंबानी को जेल हुआ या फिर पुलिस ऑफिसर पकड़ के लेकर जा रहे हैं, उनको क्या हैंडकफ्स डाल के लेकर जाएंगे? नहीं ना, रिस्पेक्टेबल बंदा है, ऐसे ही लेकर जाएंगे। ऐसा मतलब हैंडकफ वगैरह नहीं। हैंडकफ्स भैया तुम्हारा कौन सा रिस्पेक्ट है बताओ? सर हम सीएस पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सीएस, तब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है भैया, तुमको तो हैंडकफ लगा कर ही लेकर जाएंगे। अच्छा, मजाक जो है वो साइड पे, सिंपल चीज़ ये है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, टेररिज्म, ड्रग, भाग जाने का डर है, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, फिर रिपीट ऑफेंडर्स है, लोकल गुंडा वगैरह, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, उनको हैंडकफ वगैरह लगा के लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा डरना नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं ना उनको पकड़ने के लिए, तो टेंशन मत लो, हैंडकफ्स नहीं लगाएंगे, तुम अच्छे बच्चे हो ना। सर अच्छे बच्चे हैं तो हमको पुलिस ऑफिसर क्यों लेकर जाएंगे? भैया कुछ भी हो सकता है। फैमिली को ये समझा के रखना हमेशा कि अगर बाई चांस कोई भी किसी भी दिन हमको पुलिस ऑफिसर पकड़ के लेकर जा रहा है, तो इतना हम पे विश्वास रखना कि ऐसा भी हो सकता है मैंने कुछ नहीं किया और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा के हमको लेकर जा रहे, ऐसा भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये फैमिली को समझा के रखना, जेल जाना बड़ी बात नहीं है, सच्ची में बता रहा हूँ मैं। जब तुम कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तुमको धीरे धीरे पता चलेगा ये सब कुछ, है ना। हाँ, फैमिली के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, भाई हमारे फैमिली में कभी कोई जेल गया नहीं, तो तुम बड़े चीज करोगे तो बड़े लोग आकर, तुम कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव चीज करने जा रहे हो, पकड़ लो, अच्छा गुड है, गुड फॉर द इकोनॉमी, गुड फॉर द पीपल, लेकिन कोई बहुत जेलस है, तुम्हारे ऊपर फेक एफआईआर कर दिया, तो पुलिस तो आएगा ना तुमको पकड़ने के लिए। समझ में ना? until and unless any person who is arrested is proven guilty, he is not the offender, या फिर he is not criminal, until and unless he is proven guilty। इस बात का याद रखियो हमेशा, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाई पर्सन सॉट अदर प्रोविजन, ये कुछ अदर प्रोविजंस है। सर्च ऑफ प्लेस हो सकता है एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट, परसेट इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले, जो कि 24 आवर्स का टाइम होता है। एक बार अरेस्ट हो गया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर तुमको पेश करना होता ही है, ठीक है। फिर आता है नो डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन बॉन्ड बेल ऑर्डर, तुमको डिस्चार्ज नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कोई ऑर्डर मिले या फिर बेल हुआ या फिर बॉन्ड हुआ है तुम्हारा, तब जाके तुमको जो है डिस्चार्ज मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस तुमको डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। सर बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का मतलब समझ में नहीं आया। बॉन्ड इज लाइक समथिंग लाइक बेल। इसमें होता ही है, ये एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन तुम्हारा एंड पुलिस ऑफिसर का। तुम कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो और कहते हो कि हम रेगुलरली आएंगे, जब भी आप बुलाओगे हम आएंगे, ठीक है, आके हम हाजिरी लगाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं आए अगर ये नहीं आया तो इसका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो तो पुलिस ऑफिसर रख लेगा, वो तो चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इसको हम लोग बेल भी कहते हैं, इसको हम लोग टुगेदर भी कहते हैं, एक साथ मिला के भी कहते हैं, बेल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? बेल बॉन्ड भी कहते हैं। इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेयर अ पर्सन इज बेल्ड, ठीक है। अ बॉन्ड होता है एक अग्रीमेंट साइन करना, वो जो बेल के दौरान बॉन्ड वैसे भी साइन होता ही है। समझ में आ रहा है? बेल करने के लिए तुमको पैसा देना पड़ता है ना भाई मेरे, ऐसा तो नहीं है कि तुम पैसा नहीं देते हो, पैसा तुमको देना पड़ता है बेल करवाने के लिए, ठीक है। तो वही है, और तुम एग्रीमेंट करते हो उसको कहा जाता है बॉन्ड, कि हम आएंगे, जब भी आप बुलाओगे हम आएंगे, ये होता है बॉन्ड,
ठीक है, या फिर ऑर्डर मिला है मैजिस्ट्रेट से, मैजिस्ट्रेट खुद कह रहे हैं, मैजिस्ट्रेट का फूफा लगता है वो, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद फूफा है उनका, तो वो कह सकते हैं कि भैया ऑर्डर दे रहा हूँ, छोड़ दो इसको। तो ऊपर वाला रीच अगर तुम्हारा है तो तुम छूट सकते हो। राइट टू परस्यू एस्केप्ड पर्सन, अरेस्ट मस्ट फॉलो BNSS और अदर लॉस। तो ये कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस है, ये तुम रीड कर सकते हो। छोटी मोटी चीजें जो ये वाला है, बॉन्ड वाला है, ये तुम याद कर सकते हो, बस इतना ही है। फिर समन्स एंड वारंट्स देखेंगे हम लोग। समन्स एंड वारंट्स बहुत ब्यूटीफुल चीज है। समन्स एंड वारंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन के लिए। समन क्या होता है? जैसे तुमने, अगर तुम बॉलीवुड वगैरह देखते रहते हो तो आए दिन इसको सम्मन किया जाता है, उसको सम्मन किया जाता है, ठीक है। क्यों? सम्मन का मतलब ये होता है बुलाना, न्योता देना कि आओ, हाजिरी लगाओ, आओ, आके ईडी में आके आप हाजिरी दो, हम आपसे कुछ वार्तालाप, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। आज इन दिनों कौन हाजिरी लगा रहा है बताओ? हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा। अजी लेटेस्ट केस जो चल रहा है अभी, तो ये हाजिरी लगाने का मतलब होता है कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है और पुलिस ऑफिसर तुमको बुला रहे, सम्मन भेज रहा है, तुमको आना है इस डेट पे, ठीक है। ये होता है सम्मन। वारंट क्या होता है? वारंट होता है सीधा घर पे जाएंगे, तुमको ऑफिस प्लेस पे जाएंगे, कहीं पर भी तुम हो, और तुमको बुला कर लेकर आएंगे, पकड़ के लेकर आएंगे वारंट। सम्मन दिया, तुम आए नहीं, तब भी वारंट लेकर हम लोग जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? सम्मन अगर फॉलो नहीं हुआ है तो सम्मन सबसे पहले एकदम रिस्पेक्टेबल तरीके से बुलाया जाता है। तो अ सम्मन in writing in duplicate signed by presiding officer or designated officer bear council seal bears court seal, कोर्ट का सील लगा होता है सम्मन में, और कैन बी इनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद डिजिटल सिग्नेचर सील इमेज बाय पुलिस ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर और अदर पब्लिक सर्वेंट जा सकता है सम्मन, ठीक है। और किसको दिया जाता है? सर्व्स ऑन इंडिविजुअल, पर्सनली सर्व्ड इफ पॉसिबल, इफ पर्सन नॉट फाउंड सर्व्ड ऑन द एडल्ट फैमिली मेंबर को दिया जाता है। अगर तुम अवेलेबल नहीं हो, फॉरेन ट्रिप लगा रहे हो, तो तुम्हारे पापा को देकर जाएंगे, पापा घर पे है ना। फिर है रिसाइडिंग विद देम, रिसिप्ट टू बी साइंड, मतलब ये है कि अगर तुम नहीं हो, तुम्हारे पापा को देकर जा रहे, तो पापा जी साइन करके देंगे कि हाँ मैंने रिसीव किया है सम्मन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सम्मन किस प्रकार से होता है? ये होता है इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट फॉर्म, साइंड वगैरह होता है, ठीक है। सर्व्स टू द इंडिविजुअल्स। अच्छा, सर्विस ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज वगैरह को भी हम लोग भेज सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब कंपनीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। हाँ, ऑन कंपनी कॉर्पोरेशन दे सकते हो। सर्व टू द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, तुम सेक्रेटरी हो ना भाई, मैंने कंपनी सेक्रेटरी, तुमको भी जा सकता है, और अदर ऑफिसर्स, और बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। और मतलब इनको इंडिविजुअली जाके दे सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा तुम्हारे कंपनी में आ सकता है। ऑन फर्म, एसोसिएशन, सर्व ऑन एनी पार्टनर और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट जो है, अगर फर्म वगैरह है, एसोसिएशन है, तो किसी पार्टनर को दे देंगे, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा तुमको भेज देंगे। तो इतना कौन मेहनत करेगा सम्मन देने के लिए? वो पोस्ट वगैरह में आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब जब वारंट निकलेगा ना, तब आएंगे ना इंडिविजुअली आकर, पर्सनली आकर तुमको लेकर जाएंगे। वारंट निकला है ना। फिर देखो, if service isn't possible with due diligence, affix duplicate summons to a conspicuous part of the house, court decides if service is duly effected or not। इसका मतलब ये होता है ना, अब देखोगे मैं तुमको समझाता हूँ। न्यूज़ में आए दिन ये होता रहता है कि पुलिस गए उनको बुलाने के लिए, सम्मन जो है वो देने के लिए, लेकिन वो घर पे है नहीं, वो घर पे है नहीं, पर्सनली गया पुलिस ऑफिसर, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके घर के बाहर का जो दीवार है वहां पे चिपका दिया जाता है ये सम्मन, डुप्लीकेट, सम्मन का डुप्लीकेट, कि तुमको बुलाया गया है, तुमको न्योता भेजा गया है तुम्हारे ससुराल से, पुलिस स्टेशन से, तुम आके वहां पे हाजिरी लगाओ, वहां पे तुमको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे हाउस पे कहीं भी, उस जगह पे जहाँ पे दिखाई दे सबको, और सब लोग देखेंगे भी, है ना, दरवाजे के बाहर, ठीक है, वो मतलब गेट के सामने, मेन गेट के सामने लगाया जाता है, ठीक है। और कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये ड्यूली सर्व हुआ है कि नहीं, और कोर्ट हमेशा पुलिस का साइड ही लेगा। कोर्ट बोलेगा कि हाँ पुलिस ने लगाया था, खत्म बात। कोर्ट वैसे भी पुलिस को ज़्यादा जो है ना छेड़खानी नहीं करते, उंगली नहीं करता पुलिस को। क्यों नहीं करता? क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं करेगा फिर। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों मिलजुल के चलते हैं भाई मेरे।
सर्व्स ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंड डुप्लीकेट टू हेड ऑफ ऑफिस फॉर सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजना है तो डुप्लीकेट समन जो है वो भेज दो, मतलब जेरोक्स भेज दो। तुम किसको भेजना है? वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जहां पे काम करे ना उसके ऑफिस पे हेड ऑफ ऑफिस को भेज दो, हेड ऑफ ऑफिस को भेज दो फॉर सर्विस। फिर सर्विस आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, सेंड डुप्लीकेट टू मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन फॉर सर्विस। पकड़ ले, मैं समझाता हूँ। मैं पकड़ लो, तुम कलकत्ता का कोर्ट है, कलकत्ता का मैजिस्ट्रेट, उसका तो जुरिस्डिक्शन पावर तो महाराष्ट्र तक जाता नहीं, तो वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो महाराष्ट्र के मैजिस्ट्रेट को भेजेगा, बोलेगा कि हम लोग बुला रहे हैं उसको, आप बोलो कि आने के लिए। समझ में आ रहा है ये वाला? सर्व आउटसाइड, अगर लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, सेंड डुप्लीकेट टू मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन फॉर सर्विस। उस मैजिस्ट्रेट को भेजो जहां पे वो रहता है, जिसका कंट्रोल है, और वो मैजिस्ट्रेट बोलेगा कलकत्ता में आके वो हाजिरी लगाओ। फिर सर्विस ऑन विटनेस, सर्व्स ऑन विटनेस। अच्छा, विटनेस को भी बुला सकते हैं हम लोग। अब विटनेस के लिए तुम क्या सोच रहे हो? विटनेस के लिए तुम क्या सोच रहे हो भाई? विटनेस हो भाई, वहां पे प्रेजेंट थे तुमको भी आ सकता है समन कि आओ कोर्ट में जाके तुमको विटनेस जो गवाही देना होगा तुमको। कैन बी सर्व्ड एडिशनली साइमल्टेनियसली बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और रजिस्टर्ड पोस्ट। प्रूफ ऑफ डिलीवरी रिफ्यूजल इज वैलिड। मतलब ये है कि एडिशनली साइमल्टेनियसली बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी तुम बोल सकते हो, मतलब फोन वगैरह करके बुला सकते हो, और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी तुम बोल सकते हो। देख, ये बहुत अच्छे से समझना है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड रिफ्यूजल इज वैलिड का मतलब क्या होता है? तू क्या है? तू है विटनेस, तुझको बुलाया जा रहा है कोर्ट में। अब तुमको मिला है कि नहीं? तुमको मिला है कि नहीं? क्या मिला है सर? सम्मन। तुमको सम्मन मिला है कि नहीं? वो कैसा पता चलेगा कोर्ट को? डिलीवरी का अगर प्रूफ है तो जो पुलिस ऑफिसर आएगा, ठीक है, वो अगर प्रूफ, या फिर पोस्टल के माध्यम से भी अगर गया, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम, तो पोस्टमैन आएगा ना तुम्हारे घर पे देने के लिए, तो वो तो डिलीवरी करेगा तुमको, तो प्रूफ है कि हाँ तुमको सर्व हो चुका है नोटिस। ऑल्सो अगर रिफ्यूजल है तो, अगर जो तुम्हारा विटनेस है ना वो रिफ्यूज कर रहा है कि मेरे को नहीं लेना है ये पोस्ट, मेरे को नहीं लेना है ये पोस्ट, मैं नहीं जा सकता कोर्ट, मेरे को नहीं लेना है, तो कोर्ट मान के चलेगा कि दोनों 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 सिचुएशन में तुमको सम्मन तो मिल चुका है, सम्मन तो मिल चुका है, अब तुमको तो आना ही है कोर्ट में। ठीक है, अब है वारंट ऑफ अरेस्ट। देखो, ऑर्डर्स पुलिस टू अरेस्ट एंड प्रोड्यूस द पर्सन। ठीक है, वारंट क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्डर होता है पुलिस के ऊपर कि वो अरेस्ट करेंगे किसी को एंड प्रोड्यूस करेंगे उस इंसान को, कहां पे? कोर्ट के सामने। फिर यहां पे देखो, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ये तो वारंट तुमको पता ही है। प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा अगर एब्सकॉन्डेड हो जाता है ना, एब्सकॉन्डेड मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्डेड मतलब क्या होता है? भाग जाना, भगोरा, और वो अवॉइड कर रहा है वारंट। ठीक है, मतलब उसका नाम का वारंट है। पकड़ लो, तुमको पकड़ने के लिए आया पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तुम पुलिस ऑफिसर को बोले अच्छा भैया चाय पीजिए, हम आ रहे बाथरूम से, तो तुम गए बाथरूम के खिड़की से, तुम निकल के भाग गए, तो तुम अवॉइड कर रहे हो ना अपना खुद का वारंट जो है, वारंट को अवॉइड कर रहे हो, भाग चुके हो। तो वो क्या कर सकते हैं? प्रोक्लेम एंड अटैचमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वो क्या करेंगे, शॉर्टकट में बताऊं तुमको, तुम्हारे जो पूरे प्रॉपर्टीज है ना, मूवेबल इमूवेबल, कार, घर, सबको अटैच कर लेंगे एंड सेल कर देंगे उसको, अगर तुम नहीं आए तो। अगर तुम भगोरा अभी भी भगे हुए हो तो तुम्हारे प्रॉपर्टीज को सेल कर देंगे। प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट सेल। ठीक है, देखो, absconded to avoid, it can publish a written proclamation requiring appearance within the specified time not less than 30 days। 30 दिन का टाइम मिलता है। क्या होता है कि देखो, तुम भाग गए, तुम्हारे खिड़की से, बाथरूम की खिड़की से भाग गए, पुलिस ऑफिसर को पता चल गया तुम भाग गए, वो 30 दिन के लिए टाइम देगा तुमको, और एक नोटिफिकेशन निकालेगा, एडवर्टीजमेंट निकालेगा, लोकल न्यूज़पेपर में देगा कि 30 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम आ जाओ। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर देंगे। अटैच ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट कैन ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ absconder's प्रॉपर्टी। ठीक है, एनी टाइम आफ्टर इशूइंग प्रोक्लेमेशन, कैन बी डन साइमल्टेनियसली इफ द कोर्ट बिलीव्स द पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ और रिमूव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट इज कंपेल अपीयरेंस नॉट पनिश। मतलब ये है कि कोर्ट तुम्हारे प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर देंगे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि तुमको कंपेल करना आने के लिए, पनिश करने के लिए ये नहीं किया जा रहा है। तुमको कंपेल, तुम अपने प्रॉपर्टी को छोड़ के थोड़ी भाग जाओगे। तुम बोलोगे यार इतना मेहनत से हम लोग ये खरीदे, जाते कोर्ट में क्या होते होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये
ये तुम्हारा पनिशमेंट नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी सेल कर दिए तो तुम्हारा हो गया, पनिशमेंट हो गया, फिर तुम फिर से आ जाओगे, तुमको कुछ नहीं होगा। नहीं, वो एक प्रकार का कंपेलेशन था कि तुमको आना था, लेकिन तुम आए नहीं, तुम्हारा प्रॉपर्टी सेल हो गया। अब जब तुम आओगे तुमको भी पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये पनिशमेंट नहीं है, एक्चुअल पनिशमेंट तो तुमको कोर्ट देगा। समझ में आ चुका है? प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट एंड सेल। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे समन टू प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से करेंगे। कुछ कुछ तो ईजी है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। BNS ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। थोड़ा बहुत मैं होमवर्क दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। कुछ होमवर्क देता हूँ तो मैं छोटा छोटा, सो दैट आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना फटाफट। एक एक टॉपिक करा रहा हूँ मैं। ऐसा मत सोचो कि कोई भी टॉपिक छूट रहा है, एक भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, ठीक है। इसको होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। डाउट है तो तुमको डाउट पूछ लेना है। सर्च वारंट क्या, ये जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सर्च वारंट का, ठीक है। कुछ होमवर्क दूंगा मैं, कुछ फटाफट करवा लेता हूँ। सर्च वारंट क्या होता है? सर्च वारंट ये होता है कि सर्च वारंट कब इशू किया जाता है? इशू तब किया जाता है जब किसी भी इंसान को सम्मन किया गया कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाओ, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ। सम्मन किया गया किसी को, ठीक है, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको पता ही नहीं, कोर्ट को पता ही नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हो सकता है, तो सर्च वारंट हो सकता है। सर्च के लिए भेज सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, देखो कहाँ पे मिलता है डॉक्यूमेंट। लोकेशन अननोन है तो तुम सर्च करो। जनरल सर्च भी हो सकता है, इंस्पेक्शन के लिए भी सर्च हो सकता है, इंक्वायरी एंड ट्रायल के पर्पज के लिए भी सर्च हो सकता है, ठीक है। लिमिटेशन ये है कि नॉट फॉर आइटम इन पोस्टल टेलीग्राफ कस्टडी, डजंट अफेक्ट बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, तो ये इनके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन बाकी जो है तुम्हारा ये 3 पॉइंट तुमको याद रखना है बस। तुमको सर्च जो है ना वो किसके लिए किया जाता है? जिसको सम्मन किया गया है वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉट प्रोड्यूस। डॉक्यूमेंट तुमको पता ही नहीं किसके पास है, तो सब सर्च करो। फिर जनरल सर्च भी हो सकता है, इंस्पेक्शन के लिए भी सर्च हो सकता है, इंक्वायरी ट्रायल पर्पस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये तुमको रीड करना है होमवर्क। सर्च ऑफ प्लेस फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, सर्च फॉर रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन्स, रिकॉर्डिंग सर्च, ठीक है, रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर। फिर है समरी ट्रायल। एक काम करूंगा, समरी ट्रायल में करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास, ये थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस ये भी मैं करवा दूंगा। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट क्लास करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाकी तुम जितना हो सके तुम रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में शायद हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे। डिफेमेशन वगैरह तो पता ही है तुमको, ये होमवर्क है, पकड़ लो। ये होमवर्क है डिफेमेशन। जो होमवर्क मैं दूंगा ना वो मैं करवाऊंगा नहीं, ये होमवर्क है। फ्रॉजरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, इसको कहा जाता है फ्रॉजरी, ठीक है। फिर फ्रॉडलेंटली डिस्पोज कर देना, फ्रॉडलेंट डीड्स, धोखेबाजी से डीड बनाना, डिस्पोज करना, डिफ्रॉड करना क्रेडिटर्स को, चीटिंग, ये करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास, ये करवा दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत एग्जामिनेशन में आता है भाई, इसलिए मैं करवाऊंगा, वरना तुम्हारे भरोसे मैं थोड़ी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दूंगा। बताओ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये डकॉइटी, ये करवाऊंगा मैं सब पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करेंगे ये वाला। कुछ होमवर्क जो मैंने ये लिख रखा है वो होमवर्क है। जनरल एक्सेप्शंस, ये होमवर्क है। जनरल एक्सेप्शंस रीड करना। इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। फिर ये करवा दूंगा मैं। अच्छा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, और 2-3 टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है बहुत जनरल टॉपिक्स है, कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।